हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गोस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करेंगे एल्कोहल के सेकेंड लेक्चर के बारे में, जिसमें हम आज बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लिया था बेटा, ये फर्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर दिया था मैंने। अब ये सेकेंड लेक्चर में आप बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में दो तीन पॉइंट हैं, उनको हम थोड़ा सा ओरली इस तरीके से समझा देते हैं बेटा। हम इस तरीके से देखेंगे, कई एल्कोहल हैं, अगर एल्कोहल हैं तो उसमें हम देखेंगे जिसके कार्बन का नंबर, जिस एल्कोहल में कार्बन का नंबर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का एक रीजन ये भी बोल सकते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, यानी जाहिर सी बात है कार्बन का नंबर ज्यादा तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, और मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर मैं देखूं बेटा, अगर सेम टाइप का एल्कोहल है, ठीक है, लेकिन अगर किसी में ब्रांचिंग अगर होने लगे और किसी में ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है, तब वहां पर आप देखोगे जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है वैसे वैसे हमारा सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होने के बाद क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है। माना कि ये मेरा हैंड है, हाथ है बेटा, इसको अगर आप देखते हैं तो अगर मैं इस तरीके से ओवरलैप करूं, ओवरलैप करने का मतलब आप समझ रहे होंगे, इस तरीके से इसके ऊपर अगर आप इस तरीके से ओवरलैप करते हैं तो यहां से लेकर के इस टिप से लेकर के यहां तक ये पूरी सरफेस एरिया अवेलेबल हुई। ठीक, लेकिन अगर मैं इसमें अगर देखूं, अगर इस ब्रांचेस जो भी ये हमारा लगा था इसको मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से कर दिया, यानी हमने इसको साइड चेन बना दिया। जब साइड चेन बना देंगे तो अब ओवरलैपिंग एरिया, सरफेस एरिया हमारी कितनी बची, इतनी बची। ठीक है, पहले इतनी थी पूरी यहां से यहां तक, अब कितनी हुई, इतनी हुई। यानी इससे ये क्लियर हो गया कि जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है वैसे वैसे हमारी सरफेस एरिया कम हो जाती है, और जब सरफेस एरिया कम हो जाएगी तो ओवरलैपिंग क्या होगा, एरिया कम होगी। जब ओवरलैपिंग एरिया कम होगी तो हमारा वंडर वाल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कम होगा, और जब कम होगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं बात कर सकता हूं। ये ब्रांचिंग वाली बात समझ में आ जाना चाहिए। तीसरी एक पॉइंट और भी है कि अगर मैं अल्कोहल की बात कर लूं, फिनाल की बात कर लूं बेटा, ठीक है, हेलो एल्केन की बात कर लिया जाए, हाइड्रोकार्बन की बात कर लिया जाए, ईथर की बात कर लिया जाए, लेकिन कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होना जरूरी है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूलर मास में काफी ज्यादा सिमिलरिटी हो, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंसेज ना हो, तब वहां पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एल्कोहल या फिनाल का होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बताओगे, इसका रीजन क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक का तो हमने बताया सरफेस एरिया, दूसरे का हमने क्या बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर देखेंगे। अभी देखना सारी चीजें जो भी मैंने बताया, इससे हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें, ये हमारा है मेथाइल अल्कोहल, ये एथाइल अल्कोहल, ये प्रोपाइल अल्कोहल, ये है क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मेथाइल, इसमें एक कार्बन है, यहां पर पहला वाला पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां एक कार्बन, यहां दो कार्बन, यहां तीन कार्बन, एक दो तीन, यहां चार कार्बन। अच्छा, यहां पर भी चार कार्बन है। तो दो चीजों को मैंने एक ही ऑर्डर में सेट किया है फिलहाल। सबसे पहले तो ये मोटा मोटा हिसाब मुझे ये समझ में आता है कि सबसे पहले चार कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जैसा कि पहले मैंने बताया आपको। उसके बाद तीन कार्बन वाले का होगा, फिर दो वाले का, फिर पहले वाले का। ऑर्डर तो हमारा पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग ये हुआ, लेकिन बात यहां आकर के फंस गई। ये भी एक दो तीन चार कार्बन की चेन है, यहां पर भी एक दो तीन चार कार्बन की चेन है, लेकिन यहां पर OH यहां पर पहली वाली कार्बन पर लगा हुआ, यहां पर दूसरे वाले कार्बन पर लगा है, यानी एज ए ब्रांचिंग की तरह इसको मैं ट्रीट कर सकता हूं। और यहां पर आप देखोगे तो इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होगा, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा इन कंपेयर टू सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से ये बात आपको दिमाग पर सेट कर लेना है। अच्छा, एक बात और भी मैं बोल दूं, अगर 5 कार्बन की अगर चेन होती तो 5 कार्बन वाले की इन दोनों से ज्यादा हो जाती। ठीक है, अगर उसमें अगर यहां पर थोड़ा सा और भी देखेंगे, 5 में अगर ब्रांचिंग कार्बन की चेन को निकाल लिया जाता तब भी वहां पर उन दोनों में क्या होता, ब्रांचिंग वाले की कम हो जाती और नॉन ब्रांचिंग वाले की ज्यादा हो जाती। ये बात आपको दिमाग में सेट हो गई होगी, जैसा कि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, एथॉक्सी इथेन है,
पेंटेनल है, ये पेंटेनॉल है। यानी ये बात हमें समझ में आ गई। ये हमारा इस वाले पॉइंट को क्लियर करना चाह रहा है। यानी कि अगर मैं इस तरीके से अगर बात करूं कि हाइड्रोकार्बन है बेटा, ये हमारा और क्या है, ईथर है, और हमारा अगर हेलो एल्केन वगैरह की बात कर ले, कुछ भी हो सकते हैं, हमने थोड़ा सा ले लिया है इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन, एथॉक्सी इथेन, ब्यूटेन में भी 4 कार्बन की चेन है बेटा, एथॉक्सी इथेन में भी क्या होती है, 4 कार्बन, ईथर है ये है पेंटेनल, ये हमारा एल्डिहाइड है लेकिन 5 कार्बन की चेन है। ये पेंटेनॉल, ये अल्कोहल है, ये भी हमारा 5 कार्बन की चेन है लेकिन इसमें अल्कोहल है, ठीक है। OH ग्रुप है, यहां पर CH2 ग्रुप है, ठीक है, यहां पर ईथर वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि 5 कार्बन वाले की तो ज्यादा ही होगी, ठीक है। 5 कार्बन वाले की पेंटेनल हो या पेंटेनॉल हो, इन दोनों की तो ज्यादा ही होगी। थोड़ा सा मोटा मोटा हिसाब दिमाग पर रखिएगा, तब इस तरीके से दिमाग पर अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं इन दोनों में देखूं तो ये नॉर्मल है, ये एथॉक्सी इथेन है। अच्छा, एथॉक्सी इथेन की बात कर लिया जाए और ब्यूटेन की बात कर लिया जाए तो ब्यूटेन में भी 4 कार्बन है, एथॉक्सी इथेन में भी 4 कार्बन है, लेकिन ये जो है एथॉक्सी इथेन, ये हमारा क्या है, फंक्शनल आइसोमर है अल्कोहल का। यानी ये एक तरीके से एथॉक्सी इथेन अल्कोहल का अल्कोहल ही है, क्योंकि फार्मूला तो अल्कोहल का ही इस्तेमाल हुआ है यहां पर C2H5O, या इसको ऐसे CH3 CH2 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 OH लिखा जा सकता है अगर इसके आइसोमर की बात किया जाए तो। यानी ये एथॉक्सी इथेन जो है ये हमारा ईथर, लेकिन है तो इसमें ऑक्सीजन तो है, तो इसके कंपेयर में इसका वैसे भी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हुआ। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हुआ तो एथॉक्सी इथेन का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट इन कंपेयर टू नॉर्मल ब्यूटेन की, ठीक। अब रही बात पेंटेनल की, पेंटेनॉल की। अब ये पेंटेनल की बात किया जाए, पेंटेनॉल की बात किया जाए तो पेंटेनॉल में OH ग्रुप है। OH बोले तो ये है हमारा क्या कहते हैं, इस तरीके से हाइड्रोक्सी OH ग्रुप है। अगर OH हुआ तो इसमें क्या होगी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से पेंटेनॉल का ज्यादा, पेंटेनल का कम होगा, ठीक। इस तरीके से सारी बातें हमने कर लिया। अच्छा, इस चीज को मैं यहां पर भी क्लियर कर सकता हूं, एक ऑर्डर मैंने और लिखा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा एथाइल अल्कोहल, ये है हमारा क्या है, इस तरीके से मेथॉक्सी मीथेन, यानी क्या कहते हैं इस तरीके से, ये भी ईथर है, ये हमारा अल्कोहल है, ये हमारा ईथर है, ये हमारा एल्केन है। तो अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल का सबसे ज्यादा, फिर ये दोनों एक दूसरे के हम क्या हैं, इस तरीके से अगर हम बात करें आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है, तो दोनों का फार्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, लेकिन OH ग्रुप है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इन कंपेयर में इसका ज्यादा, इसका कम होगा। और ये तो एल्केन है, ये तो पीछे ही जाएगा एकदम, जैसे यहां ईथर यहां एल्केन, तो ईथर ज्यादा एल्केन कम, वैसे ही ईथर ज्यादा एल्केन कम, वही बात है, ठीक। ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी में अगर हम देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी की बात करने लगा मैं, सॉल्युबिलिटी, यही ऑर्डर पूछा जाता है इस तरीके का। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्किल या एराइल ग्रुप, यानी सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है पानी में सॉल्युबल, ठीक है। अच्छा, ये एल्किल या एराइल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा होता है हाइड्रोफोबिक ग्रुप, इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। एक होता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलिंग और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लिविंग, यानी वाटर लविंग, वाटर क्या होगा, लविंग। और ये होता है हाइड्रोफोबिक, यानी एल्किल ग्रुप या एराइल ग्रुप जितना ज्यादा बढ़ेगा, यानी हमारी चेन, कार्बन की चेन जितनी ज्यादा बढ़ेगी वो हमारी होती, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। अगर सॉल्युबल नहीं होती तो उसके बढ़ने से सॉल्युबिलिटी तो क्या होगी, घटेगी। वही बात हम बोलना चाह रहे हैं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्किल या एराइल ग्रुप, ठीक है। यानी एल्किल ग्रुप या एराइल ग्रुप के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि एल्किल या एराइल ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। आइए हम लोग बात करते हैं, ये मेथाइल अल्कोहल है, ये हमारा एथाइल अल्कोहल है, ये हमारा प्रोपाइल अल्कोहल है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, 1 कार्बन, यहां 2 कार्बन, यहां 3 कार्बन, जैसे जैसे हमारे क्या है एल्किल ग्रुप के कार्बन की चेन की अगर इस तरीके से बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारा यानी हाइड्रोफोबिक ग्रुप बढ़ रहा है। हाइड्रोफोबिक ग्रुप बढ़ रहा है तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इस तरीके से घटेगी बेटा, ठीक है। ये बात समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल की बात किया जाए, यार प्राइमरी अल्कोहल में हमारा अगर माना कि मेथाइल से
बना हुआ है तो मेथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है। और यहां पर दो साइड चेन CH3 लग जाएगी, यहां 3 लग जाएगी, यानी जाहिर सी बात है कार्बन की चेन बढ़ रही है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी और उसके बाद टर्सरी ये क्या है, एल्कोहल। यानी इस तरीके से अगर बात किया जाए तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, प्राइमरी अल्कोहल की होगी, ठीक है। इस तरीके से सारी बातें हमने कर लिया। अब हम बात आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पर आते हैं। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी पर अगर आते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं तो सबसे पहले नंबर एक ए नंबर मैंने डाला है, थोड़ा सा ब्रॉड लाइन है, ठीक है, हेडिंग डाला मैंने, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी जो भी एल्कोहल है, एल्कोहल में OH ग्रुप होगा, उस OH ग्रुप में हमें सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। एनसीईआरटी इस तरीके से एक्सप्लेन करता है, तो हम भी थोड़ा सा अलग करके बात करना चाह रहे हैं। यानी इस तरीके से अब हमें सिर्फ एल्कोहल के H ग्रुप H को हटाना है बस, यानी किसी से भी रिएक्शन करे तो सिर्फ केवल H इन्वॉल्व हो, OH पूरा इन्वॉल्व ना हो। यानी सबसे पहले हम इसका मतलब H का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है बेटा, एसिडिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। इसको मैं ओरली लिखना नहीं चाह रहा हूं, यहां पर एक हेडिंग और भी पड़ती है, क्या एसिडिक नेचर की बात किया जाए तो एसिडिक कैरेक्टर को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। क्यों यार, H+ देने वाला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें आर्हेनियस थ्योरी की बात कर लिया जाए या लोरी ब्रांचेट थ्योरी की बात कर लिया जाए तो इन दोनों में यही होता है, जो H+ आयन देता है वो उतना ही अच्छा कि वो क्या होता है, एसिड होता है, और जो जितनी आसानी से देगा वो उतना ही अच्छा एसिड होता है, ऐसे बोल सकते हैं फिलहाल। तो रिएक्शन विद मेटल की बात करते हैं, मेटल से हमारा एल्कोहल कैसे रिएक्शन करता है। एल्कोहल यानी एल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम ETC, यानी सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम किसी से भी रिएक्शन करेगा और ये क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड बनाता है। क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड। यानी ये बात मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोजन को हटा करके ये सारे मेटल आ जाएंगे, सोडियम लोगे, सोडियम पोटेशियम कोई भी सभी इस तरीके से आ सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने दिया है ROH, ये हमारा एल्कोहल है बेटा। अगर मैंने सोडियम से रिएक्शन करवाया तो सोडियम क्या करता है, सोडियम मेटल जो होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन को वहां से रिप्लेस कर करके सीधा इस तरीके से सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। दो लिया जिससे कि H2 को मैं दिखा सकूं, ठीक है। इस तरीके से सारी बातें हो गई। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है CH3OH, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है मेरा, ये टर्सरी अल्कोहल ब्यूटाइल अल्कोहल है। अगर मैंने एल्युमिनियम को लिया तो अगर एल्युमिनियम से रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारा बनेगा एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्लीवेज कहां हो रहा है, ये रिमूवल किस चीज का हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। यहां पर भी हाइड्रोजन यहां से रिमूव होकर के कौन आ जा रहा है, यहां सोडियम, यहां पर एल्युमिनियम। ये 6 और 2 लेने का मतलब ये है कि बैलेंस हो जाए, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल को 2 एटम ऑफ एल्युमिनियम से रिएक्शन करवाया, 2 मॉलिक्यूल क्या होगा, टर्सरी एल्युमिनियम ब्यूटॉक्साइड का, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और ये हमारा 3 है 3H2, यानी इस तरीके से हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा। यानी ये बात मैं कह सकता हूं कि एल्कोहल में एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तभी ये सोडियम एल्युमिनियम से रिएक्शन करके इस तरीके से एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक। ये एसिडिक नेचर में सबसे पहला हो गया रिएक्शन विद मेटल। दूसरी बात करते हैं हम, अच्छा और भी सारी चीजें हैं, मैं उसको क्या कहते हैं नहीं बताना चाहूंगा, ओरली बता सकता हूं, ठीक है। गिरनार रिएजेंट से भी रिएक्शन करता है बेटा, ठीक है। गिरनार रिएजेंट भी उसी क्या मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है जो H हाइड्रोजन दे सके, ठीक है। इस तरीके से जेरे विटनॉफ टेस्ट पढ़ाया था अगर आपको याद हो, ठीक है। तो यहां पर क्या कहते हैं, गिरनार रिएजेंट से भी अगर एल्कोहल रिएक्शन करता है तो गिरनार रिएजेंट RMGX जो होता है वो RH यानी एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। हालांकि मैंने लिखा नहीं है, ओरली में बता दूंगा, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हैं फिलहाल, या आगे भी आ जाएगी रिएक्शन, कोई मतलब नहीं है इसका। फिलहाल दूसरी बात करते हैं एस्टरिफिकेशन, ठीक है। एस्टरिफिकेशन में अगर बात किया जाए तो एस्टरिफिकेशन में हम देखते हैं कि जो हमारा एल्कोहल होता है वो एल्कोहल जो होगा एसिड से रिएक्शन करेगा, एसिड से रिएक्शन करने के बाद ये देखा जाता है कि जो हमारा एस्टर बना हुआ है उसके बाद जो साइड प्रोडक्ट वाटर निकला हुआ है, उस वाटर का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारा एसिड का है या एल्कोहल का है। इसको कंफर्म कैसे किया जाए, इसको कंफर्म किया जाता है बाय आइसोटोपिक लेबलिंग के द्वारा। आइसोटोपिक लेबलिंग क्या होता है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा बात करता हूं। लेट अस कंसीडर दैट कि जो एसिड वाला जो ऑक्सीजन है वो हमारा आइसोटॉप 18 वाला है, यानी O18 वाला है, ठीक है। और ये हमारा जो है नॉर्मल वाला O16 वाला है। तो एल्कोहल से हमने एसिड से एल्कोहल की एसिड से रिएक्शन करवाई तो हमारा क्या बना, एस्टर का फॉर्मेशन हुआ।
तब हमने ये देखा कि जो हमारा ये वाटर का जो ऑक्सीजन है वो हमारा 18 वाला है, ठीक है। ये इस तरीके से पता चला जब हमने 18 इस तरीके से आइसोटॉप वाला एसिड में लिया, तो यहां पर जो वाटर वाला जो ऑक्सीजन है वो हमारा कौन है, 18, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कभी भी एस्टरीफिकेशन होता है तो जो अगर वाटर निकलता है तो उस वाटर में जो ऑक्सीजन आता है वो कहां से आता है, एसिड वाले से आता है, ना कि अल्कोहल। जब ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि इसमें भी OH है, इसमें भी OH, इस तरीके से दिखा सकते हैं, COH होता है फिलहाल लेकिन OH तो है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, ये OH यहां से निकलेगा बेटा और H हमारा यहां से निकलेगा, ठीक। अगर मैंने यहां पर ये अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा दिया, एनहाइड्राइड से करवा दिया। एनहाइड्राइड से करवाने के बाद अब यहां पर जो एस्टर बनता था वो तो एस्टर तो एज इट इज वही बनेगा, लेकिन जो साइड प्रोडक्ट वाटर बना करता था वो वाटर नहीं, वो हमारा क्या बनेगा, एसिड बनेगा, R-COOH। अच्छा, इसको भी मुझे देखना हो कि ये जो एसिड वाला जो साइड में एसिड का जो ऑक्सीजन है वो कहां से आ रहा है, तो आप क्या बताओगे, एनहाइड्राइड वाले से आ रहा है, ना कि अल्कोहल वाले से आ रहा है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल वाले में सिर्फ हमारा H ही देगा बस, ठीक है। ये बात हम एसिडिक प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आप देखोगे H से रिएक्शन करके ये H हमारा यहां से रिमूव हो जाएगा, R-COOH अलग हो जाएगा और ये हमारा R-CO और क्या OR यहां पर एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एक पॉइंट थोड़ा सा और भी हमारे पास है, फॉर एस्टरीफिकेशन के लिए अगर मुझे रिएक्टिविटी के बारे में पूछा जाए कि एस्टरीफिकेशन जब होगा तो जाहिर सी बात है एसिड और अल्कोहल का इन्वॉल्वमेंट होना है, तब यहां पर हम ये देखते हैं कि जो हमारा अल्कोहल है उस अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल एस्टरीफिकेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में अगर देखा जाए तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्सरी की होगी। क्यों ऐसा होता है इसको मैं बात करता हूं फिलहाल। अच्छा, एक बात पहले मैं और दूसरी भी बात कर लूं, तो एस्टरीफिकेशन के लिए अगर एसिड की बात किया जाए तो फार्मिक एसिड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर एथेनोइक एसिड, उसके बाद क्या होगा, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक एंड सो ऑन, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात मैं अलग से आपको बताना चाहूंगा जो कि मैंने अभी यहां पर नहीं लिखी। एसिडिक करैक्टर में अगर आपसे पूछा जाए तो एसिडिक करैक्टर सबसे ज्यादा किसका होता है, प्राइमरी अल्कोहल का, सेकेंडरी का, टर्सरी का, तो आप किसको बताओगे, प्राइमरी का, ठीक है। क्यों प्राइमरी का बताओगे, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में अगर बात किया जाए ROH है, ठीक। सेकेंडरी अल्कोहल में R2OH है, R2COH है, टर्सरी अल्कोहल में R3COH, यानी कि जैसे जैसे हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में हम जा रहे हैं वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। और हमने आपको बताया था मैकेनिज्म में कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारी क्या होती है, जो हमारी क्या होती है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बात हम कर चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई के। और प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप हमारा बढ़ेगा सेकेंडरी, टर्सरी में, तब हमारा क्या होगा, एसिडिक करैक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है। क्यों? अरे H+ ही तो देना है, तो जो एसिडिक करैक्टर वही रिएक्टिविटी, एज इट इज वही सेम चीज है। तो ये बात मैं कह सकता हूं। अच्छा, ये इसकी वजह क्या है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट का बढ़ना, प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने से एसिडिक करैक्टर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा घट जाएगा। यानी ये बात मैं बात कर सकता हूं कि अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं कि प्राइमरी अल्कोहल होगा कि सेकेंडरी अल्कोहल होगा कि टर्सरी अल्कोहल होगा, तो आप क्या बताओगे, सबसे ज्यादा हमारा क्या होगा, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। अच्छा, इसका रीजन क्या है आप खुद देख लीजिए बेटा, R इस तरीके से RCOH, या ऐसे बात कर सकते हो, चलो हम इस तरीके से डायरेक्ट ही लिख देते हैं। CH3OH की बात कर लिया जाए, CH3C, और CHOH की बात कर लिया जाए, 1 2 3 4, यस, ठीक है। उसके बाद CH3 की बात कर लिया जाए, CH3OH, यहां पर हमारा इस तरीके से ये हो गया। ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, ठीक है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये हमारा टर्सरी है। हमने इस तरीके से लिख लिया। या चाहो तो इसको CH3OH के बजाय आप चाहो तो CH3CH2OH भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पर CH2OH होता है तो प्राइमरी, CHOH होता है तो सेकेंडरी, और COH होता है तो हमारा क्या होता है, टर्सरी होगा।
और रिएक्टिविटी की अगर बात, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो प्राइमरी में सबसे ज्यादा, सेकेंडरी में उससे कम, टर्सरी में उसमें उससे कम। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? प्लस आई इफेक्ट के। और इसमें एक प्लस आई इफेक्ट लगा है, यहां 2 प्लस आई इफेक्ट लगा है, यहां पर 3 प्लस आई इफेक्ट लगे हैं। प्लस आई इफेक्ट क्या क्या है? ये इस तरीके से अगर इसको चाहो कह सकते हो आप कि ये हमारा क्या है? प्लस आई इफेक्ट है। और प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? घटेगी। क्यों? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ये माइनस आई प्लस आई क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको मैकेनिज्म में बहुत अच्छे से बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे आपसे क्या रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप की बात किया था। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हम ब्रेक किया करते थे, यानी हाइड्रोजन को रिमूव करने की बात कर रहे थे। अब हम सीधा सीधा टोटली OH के रिमूव करने की बात करेंगे, यानी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन OH को साथ में, यानी OH ग्रुप का रिमूवल होगा। आइए हम दूसरा नंबर की बात करते हैं।